Hello my dear students, welcome to my class. I hope you all are doing great. So यहाँ पर अभी हम लोग आपके BHIC 132 के सेकेंड पार्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जिन भी बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो अभी यहाँ पे सेकेंड वीडियो देखने के बाद फर्स्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें आपको बादामी के जो चालुक्य थे, ठीक है, चालुक्य जो आपके शासन वर्ग जो शासन करने वाले थे चालुक्य, उनके बारे में आपको बताना है। तो बादामी के चालुक्य दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण वंश था जिन्होंने 6वीं और 8वीं सदी तक शासन किया, ठीक है। तो 6 से लेकर 8th सेंचुरी तक इन्होंने शासन किया। इस वंश का जो मुख्यालय है वो बादामी, जो कि आज का कर्नाटक है, वहां पर था। चालुक्य वंश ने भारतीय कला, स्थापत्य और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यहाँ से ये जो भी लाइन्स है ये आप अपने इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने योगदान दिया है, कला में, स्थापत्य में, संस्कृति में। फिर आप बताएंगे इनके संस्थापक और प्रारंभिक इतिहास के बारे में कि ये जो आपका वंश है इसके संस्थापक कौन थे। तो इस वंश के जो संस्थापक हैं वो थे आपके पुलकेशिन वन, ठीक है। कौन थे आपके? पुलकेशिन वन इसके संस्थापक थे। बादामी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाकर शासन शुरू किया। उन्होंने स्थानीय शासकों को हराकर अपना साम्राज्य फैलाया। तो वहां पर जो भी पहले के स्थानीय शासक थे उन सभी को इन्होंने हरा दिया और फिर जो है अपना साम्राज्य फैला लिया। पुलकेशिन वन के बाद आपके आते हैं पुलकेशिन टू। तो चालुक्य वंश का जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली शासक है वो कौन है? वह है आपके पुलकेशिन टू हैं। उनके नेतृत्व में चालुक्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा, यानी कि बहुत ऊंची हाइट्स पर उनका साम्राज्य पहुंचा। उन्होंने उत्तर भारत के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन तक को हरा दिया था और गुप्त साम्राज्य के सम्राट विक्रमादित्य को भी पराजित कर दिया था। तो यानी कि जो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ा था, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, ये उन्हीं के टाइम पर साउथ इंडिया में जो था ये चालुक्य वंश था, ठीक है, ये चालुक्य वाला था। सेम टाइम पीरियड है तो इनके आपस में लड़ाई हुई होगी तो इन्होंने विक्रमादित्य को पराजित कर दिया था। उनकी सबसे बड़ी सैन्य सफलता पुलकेशिन टू द्वारा दक्षिण भारत में स्थिरता बनाए रखना और अन्य शक्तियों को हराना था। तो पुलकेशिन टू ने क्या किया है? दक्षिण भारत में स्थिरता को बनाकर रखा है। फिर कला और वास्तुकला के बारे में आप बताएंगे। तो चालुक्य वंश को भारतीय कला और स्थापत्य में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, खासकर हिंदू मंदिरों की वास्तुकला में। उनकी वास्तुकला ने उत्तर और दक्षिण भारत के शैलियों का मिश्रण भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो वहां पर जो स्थापत्य कला थी, उत्तर में जो स्थापत्य कला थी और दक्षिण में जो स्थापत्य कला थी, दोनों कलाओं का हमें क्या देखने के लिए मिलता है? मिश्रण इनके वास्तुकला में। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपका बादामी गुफा मंदिर है। तो यह जो गुफा मंदिर है कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है बादामी में और भारतीय रॉक कट वास्तुकला के प्रारंभिक उदाहरण है, ठीक है। रॉक कट जो है ये इंपॉर्टेंट है, रॉक कट आर्किटेक्चर यहाँ पर ये हमें बादामी में देखने के लिए मिलता है। इन मंदिरों में हिंदू देवता जैसे कि विष्णु, शिव और जैन तीर्थंकारों की मूर्तियां भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। फिर है आपका पट्टदकल मंदिर, तो जो कि 7वीं से 8वीं सदी के मंदिरों का एक समूह है, ठीक है। 7वीं और 8वीं सदी में जो भी मंदिर बने उन सबका जो समूह है ये वाला आपका मंदिर जो है पट्टदकल मंदिर, जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। इन मंदिरों में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैलियों का मिश्रण भी हमें देखने के लिए मिलता है। फिर है आपका एहोल, जिसे भारतीय वास्तुकला का कुंडली कहा जाता है। यह भी चालुक्य वंश द्वारा बनाए गए मंदिर है ना, इसके अंदर भी कई सारे चालुक्य वंश के द्वारा बनाए गए कई सारे मंदिर हैं। तो यहाँ पर इन तीनों के बारे में बताने के बाद आप बताओगे इनके धर्म और संस्कृति के बारे में। तो चालुक्य वंश के शासक हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों को संरक्षण प्रदान करते थे, विभिन्न देवताओं को समर्पित मंदिरों का निर्माण करते थे, साथ ही जैन धर्म को भी बढ़ावा देते थे। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म की बात तो नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ जैन धर्म की। तो आपको ये बात को याद रखना है और उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करना है। उनके शाही दरबार में संस्कृत और कन्नड़ भाषा का प्रयोग होता था, क्योंकि बादामी जो है वो प्रेजेंट डे कर्नाटका है। तो यहाँ पर वहां पर जो भाषा यूज होगी कर्नाटक वाली वो कन्नड़ होगी, ठीक है। और इस समय साहित्य और विद्या को भी बढ़ावा मिला था। चालुक्य वंश का पतन होने के क्या कारण है? तो जो पुलकेशिन टू है उसके बाद चालुक्य वंश को आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। राष्ट्रकूट वंश जो उत्तर भारत में उभरा था उसने चालुक्य को हराकर उनकी राजधानी बादामी पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो चालुक्य को किसने हरा दिया था? राष्ट्रकूट जो वंश था उन्होंने हरा दिया था। इससे बादामी के चालुक्य वंश का अंत हो गया, लेकिन उनके वंशज कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य के रूप में दक्षिण भारत में अपनी सत्ता कायम रखी। तो कहीं कहीं से जो मतलब मेन जो था उनका वो तो खत्म हो गया था, लेकिन छोटी मोटी जगह पर रहा था। इसकी विरासत की बात करें तो जो चालुक्य वंश है उसका भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। उनके द्वारा निर्मित मंदिर,
मूर्तियाँ और साहित्य जो है आज भी हम देखते हैं कि वह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। और जो उनकी वस्तुकला और कला है उसने अन्य दक्षिण भारतीय वंशों जैसे कि राष्ट्रकूट, होयसालों पर गहरा प्रभाव डाला। उनके द्वारा बनाए गए कई मंदिर और काव्य रचनाएं आज भी भारत में इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सारांश में आप बताएंगे कि चालुक्य वंश ने दक्षिण भारत के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके स्थापत्य कला संस्कृति के योगदान ने भारतीय सभ्यता में एक अमिट छाप छोड़ी है। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा इसके बारे में बताना है। ये जो टॉपिक है आपका इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहें तो अपनी बुक के अंदर से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं एक बार, और वहाँ पे आप लोग जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि जो आंसर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपका फ्रेम हो जाएगा जब आप एग्जाम में आंसर राइटिंग करेंगे। अब यहाँ पर टिप्पणी लिखने के लिए आएगा राष्ट्रकूट वंश के ऊपर। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि चालुक्य वंश को राष्ट्रकूट जो वंश है उन्होंने हरा दिया था। तो जो राष्ट्रकूट है वह एक शक्तिशाली वंश था, ठीक है। भारत के बड़े हिस्से पर भी इसने शासन किया था। इसका जो मुख्यालय है वो दक्कन क्षेत्र में था और आज का महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के हिस्से तक ये फैला हुआ था। इन्होंने अपने सैन्य बल, सांस्कृतिक उपलब्धि, कला और वास्तुकला में भी महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने भी दिया है। तो जिस भी वंश के बारे में आप लोग लिखेंगे उनके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और उनकी विरासत आप लोग बताएंगे कि वो आज उनका जो रेलेवेंस है वो कितना है। उत्पत्ति और उत्थान की बात करें तो जो राष्ट्रकूट वंश है इसकी उत्पत्ति थोड़ी अस्पष्ट है, नहीं पता। 8वीं सदी में यह वंश प्रमुख हुआ। दंती दुर्ग ने जो पहले प्रमुख राष्ट्रकूट शासक थे चालुक्य वंश को हराकर 753 ईस्वी में दक्कन क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो यानी कि जो हमारे दंती दुर्ग हैं उन्होंने हराया था चालुक्य वंश को, ठीक है। और वंश ने अपने चरम को अमोघ वर्षा वन के समय प्राप्त किया। और सबसे ज़्यादा जो ये वंश है सबसे ज़्यादा इसका नाम कब हुआ? अमोघ वर्षा वन के टाइम पर, ठीक है। जो न केवल एक कुशल शासक थे बल्कि साहित्य और संस्कृति के संरक्षक भी थे। तो ये जो अमोघ वर्षा है वो साहित्य और संस्कृति के भी क्या थे? संरक्षक थे। फिर उपलब्धि और योगदान देखें तो वास्तुकला में क्या क्या है, इन्होंने एलोरा की राजपूत वंश अपनी वास्तुकला के अद्भुत उदाहरणों के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से किसके लिए? एलोरा की गुफाओं के लिए। एलोरा में जो स्थित है कैलाश मंदिर, ठीक है, जो एक ही चट्टान से काटकर बनाया गया है, वह रॉक कट वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण हमें देखने के लिए मिलता है। वंश ने कई अन्य मंदिर और स्मारक भी बनाए जिसमें प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शिलालेख भी शामिल है। तो ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है इनकी वास्तुकला का। फिर सैन्य शक्ति में आप बताएंगे कि राष्ट्रकूट वंश अपनी सैन्य शक्ति के लिए भी जाना जाता है। ध्रुव और कृष्णा वन जैसे शासकों के तहत साम्राज्य ने उत्तरी भारत के प्रमुख वंशों जैसे कि प्रतिहारों और पालों को हराकर अपने क्षेत्र का विस्तार किया। साहित्य और संस्कृति में जो राष्ट्रकूट वंश है उसने कला, साहित्य और शिक्षा को बढ़ावा दिया। अमोघ वर्षा वन के दरबार में संस्कृत साहित्य और ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र था। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो अमोघ वर्षा है वो साहित्य और संस्कृति के संरक्षक है। तो उनके टाइम पीरियड में शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा मिला। उनके शासन के दौरान प्रसिद्ध कन्नड़ ग्रंथ कविराज मार्ग जो है वह लिखा गया था, जो कन्नड़ भाषा की कविता में एक महत्वपूर्ण आपका उदाहरण हमें देखने के लिए मिलता है, ग्रंथ का उदाहरण हमें देखने के लिए मिलता है। धर्म की बात करें तो राष्ट्रकूट शासक धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, यानी कि सभी धर्मों को मानते थे। वे शैववाद और अनुयायी होने थे, ठीक है। उन्होंने विष्णुवाद और जैन धर्म का भी समर्थन किया। उन्होंने इन देवताओं के लिए कई सारे मंदिर भी बनवाए, ठीक है। तो शैववाद जो है उस टाइम पर उनके में ज़्यादा प्रचलित था, पर विष्णुवाद और जैन धर्म को भी वो लोग मानते थे। अपने उत्कर्ष के बाद राष्ट्रकूट वंश 10वीं सदी में गिरने लगा। इसका कारण आंतरिक संघर्ष, दक्षिण से चोलों के आक्रमण और कल्याणी चालुक्यों का बढ़ता हुआ प्रभाव था। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि चालुक्य खत्म तो हो गए थे लेकिन कल्याणी जो चालुक्य हैं वो बचे हुए थे। और ये जो कल्याणी चालुक्य हैं ये ही इनको बाद में परेशान करने लग गए थे और यह वंश फिर कमज़ोर हो गया और अपने साम्राज्य का नियंत्रण इसने खो दिया। इसकी विरासत की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश ने भारतीय इतिहास में एक स्थायी विरासत छोड़ी है। उनके वास्तुकला, साहित्य और संस्कृति में योगदान आज भी सराहे जाते हैं। एलोरा गुफाएं आज भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं और उनके वास्तुकला के कौशल का प्रतीक बनी हुई हैं। उनके साहित्य समर्थन ने संस्कृत और कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में भी योगदान दिया है। फिर आपको यहाँ पर एक और टॉपिक पर टिप्पणी लिखने के लिए आएगी जिसमें आपको कालिदास के योगदान के बारे में बताना है कि संस्कृत साहित्य में कालिदास का क्या योगदान रहा है। तो जो कालिदास हैं वो संस्कृत के सबसे महान काव्यकारों में से एक हैं, ठीक है। और उन्होंने संस्कृत साहित्य के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया, यानी कि मतलब बहुत बड़ा सराहनीय योगदान उन्होंने दिया है। उन्होंने कई सारे काव्य, नाटक और महाकाव्य भी लिखे हैं।
कालिदास की रचनाएं भावात्मक गहराई, भाषा के उत्कृष्ट प्रयोग, ठीक है, यानी कि जो संस्कृत लैंग्वेज का यूज है बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से वो किया करते थे, और जो भी लिखा करते थे उसमें हमें भाव देखने के लिए मिलते हैं, गहराई देखने के लिए मिलती है। और लिखने की जो शैली है वो कैसी थी उनकी, अलंकारिक थी, ठीक है, शैली कैसी थी, अलंकारिक शैली थी। और उनका योगदान आज भी भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण है। यहाँ कालिदास के योगदान के कुछ मुख्य पहलुओं पर चर्चा भी की गई है। सबसे पहले भाषा और शैली में प्रवीणता। तो कालिदास को संस्कृत भाषा पर अद्वितीय अधिकार प्राप्त था। उनकी रचनाएं सटीक व्याकरण, समृद्ध शब्दावली और लयबद्ध शैली से भरपूर थी। तो यहाँ पर जो है संस्कृत की जो उनकी भाषा है उसमें सटीक व्याकरण का यूज किया करते थे, वो शब्दावली भी काफी अच्छी यूज करते थे। उनके द्वारा प्रयोग किए गए रूपक अलंकारों और काव्य शास्त्रों के तत्वों ने संस्कृत साहित्य में एक नई मानक की स्थापना की। उनके काव्य में चित्रात्मकता और भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता ने बाद के कवियों और लेखकों को प्रभावित किया। यानी कि उनका नाम इतना था कि बाद में जो भी कवि और लेखक हुए वो भी कालिदास के जो लिखे हुए आपके नाटक वगैरह थे उनसे प्रभावित हो जाते थे। कालिदास के नाटक संस्कृत नाटक के सर्वोत्तम उदाहरण माने जाते हैं। उनका प्रसिद्ध नाटक है शकुंतलाम और एक है विक्रम ओ वर्षी, ठीक है, अपनी भावात्मक गहराई, सुंदर भाषा और मजबूत पात्रों के लिए जाने जाते हैं। तो जो भी उनके नाटक हैं उनमें हमें भावात्मक गहराई देखने के लिए मिलती है, उनकी भाषा सुंदर होती है और जो पात्र होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं वो मजबूत होते हैं। इन नाटकों ने नाटक लेखन में एक नए रूप प्रस्तुत किए और साहित्य में भावनाओं और रिश्तों को अधिक महत्व दिया। शकुंतलाम की अगर हम बात करें, अभिज्ञान शकुंतलाम उसका पूरा नाम है। यह एक सुंदर क्या था आपका प्रेम कथा है, ठीक है, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को दर्शाया गया है। यह नाटक प्रेम, प्रकृति और समय और स्थान के पार जाने वाली भावनाओं का अद्भुत चित्रण हमें देता है। तो यहाँ पे आप इसके नाटक के बारे में पूरा का पूरा डिस्क्राइब करेंगे। फिर आप विक्रमोर्वशी के बारे में बताएंगे जो कि कालिदास का एक और नाटक है जिसमें आपको रोमांस, पुरानी कथाएं जुड़ी हुई हैं और राजा विक्रम और अप्सरा उर्वशी के दिव्य प्रेम की ये कहानी है। सो यहाँ पर इनके दोनों नाटक जो हैं वो प्रेम से जुड़े हुए हैं। फिर महाकाव्य जो है इनका रघुवंश और कुमार संभव जैसे महाकाव्य लिखे हैं इन्होंने, जो संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। रघुवंश जो है एक महाकाव्य है, रघुवंश की कहानी को बताता है, ठीक है, इसकी नींव से लेकर राजा राम तक की यात्रा पर आधारित है। यह रचना अपनी सुंदर भाषा और जटिल कथा की शैली के लिए जानी जाती है, प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर दूसरा है कुमार संभव, कुमार के जन्म, जो कि एक महाकाव्य है, भगवान कार्तिकेय के जन्म और उनकी शक्ति के विकास की कहानी है। तो कुमार संभव भगवान कार्तिकेय से जुड़ा हुआ है। फिर है आपका प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण। तो कालिदास ने प्रकृति और सौंदर्य का गहरा सम्मान किया है और इसे अपनी रचनाओं में सुंदरता से व्यक्त किया। उनके द्वारा प्राकृतिक दृश्यों, ऋतुओं और आसपास की दुनिया की सुंदरता का जो चित्रण किया गया है वह संस्कृत साहित्य में क्या है, अद्वितीय माना जाता है। सबसे प्रसिद्ध उनका काव्य है एक मेघदूत है, जिसमें वो एक बादल को संदेशवाहक के रूप में भेजा जाता है। तो इस काव्य में प्रकृति का उपयोग भावनाओं जैसे विरह और तृष्णा को भी व्यक्त किया है। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा कालिदास के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट में जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो सारी आप ऐड कर देंगे। अगर आपको लाइव क्लास के नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ये हमारी वेबसाइट है hindustanknowledge.com, यहाँ से आप अपने पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। BHIC 132 की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसको देखकर आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं।